चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स। देखो पूरा 2021 से लेकर 2025 तक किस चैप्टर से कितने कितने सवाल आए थे, पर पेपर कितने सवाल आपको देखने को मिले थे। 50% इससे आते हैं, 35% इससे आते हैं और 15% इससे आते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो ये 50% चैप्टर, ये 10 चैप्टर ऐसे हैं जो 50% सिलेबस कवर करते हैं, अगले 10 चैप्टर 35% और ये लास्ट के 10 चैप्टर 15% सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ बिल्कुल मैं सारे पीडीएफ शेयर करूंगा भाई, क्या हो गया उसमें, तुम्हारे लिए ही बनाया है मैंने। आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री के टॉप 11 केमिस्ट्री की बात करें तो ये 11 चैप्टर 52% पेपर बनाए थे पिछले 5 सालों में। मतलब ये आपके टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर होने चाहिए। अगर इन 11 चैप्टर पे आपने कमांड बना ली तो आपने केमिस्ट्री का 52% सिलेबस कवर कर लिया। और मैं फिर बता रहा हूं कि नेक्स्ट सेशन में मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा कि भैया थर्मोडायनामिक्स का कौन से ऐसे टॉपिक थे जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। ये तो समझ में आता है पूरे थर्मोडायनामिक्स थे, लेकिन हर टॉपिक से थोड़ी ना सवाल आए होंगे। इस चैप्टर में भी तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ होगा ना, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट 12, ये अगले 12 चैप्टर्स थे जिनसे 32% सवाल पूछे गए थे और लास्ट में ये 10 चैप्टर थे जिनसे 16% सवाल पूछे गए थे। कुछ कुछ चैप्टर से तो कोई सवाल पूछा ही नहीं गया था। तो अब आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस चैप्टर को अपनी प्रायोरिटी में रखना है या नहीं रखना है। समझ में आ गई क्या ये बात? क्या ये बात समझ में आ गई है? बोलो। तो देखो किस तरह से हम लोग यहाँ पर शुरू किए हैं, यहां से मैं बता देता हूं। एक शीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सबसे पहली चीज, आज के इस सेशन के बाद सबसे पहला काम आप लोगों को जाके ये करना है कि अपना टारगेट सेट करना है कि मैं एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस तक पहुंचना चाहता हूं। जो शीट मैंने शेयर की उसको उठाओगे, देखोगे मुझे कितनी रैंक लानी है। दूसरी चीज देखोगे, इतनी रैंक लाने के लिए मुझे कितनी परसेंटाइल लानी होगी। दूसरी शीट मैंने दी हुई है, उसको ओपन करोगे, इतनी परसेंटाइल मुझे लेके आनी है। फिर इतनी परसेंटाइल लाने के लिए मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर जो पीडीएफ मैंने दी हुई है उसमें देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इतना नंबर टारगेट करते हो तो इतनी परसेंटाइल आपको मिल जाएगी, इतना नंबर टारगेट करते हो इतनी परसेंटाइल आपको मिल जाएगी। कुछ कुछ जो की पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स में बता देता हूं आप लोगों को। की पॉइंट्स क्या क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे जरूरी बातें मैं यहां पर बताऊंगा, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा मैं। एक दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अभी यहां तक अगर रुके हुए हो तो थोड़ी सी देर रुक जाना। बहुत काम की बातें मैं बता के जाने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि आगे के सेशंस में क्या होने वाला है। आज तो ये मिक्स सेशन था जिसमें आप लक्ष्य, प्रयास और अर्जुना सभी के स्टूडेंट्स थे। आगे मैं इंडिविजुअल सेशंस लूंगा, जैसे नेक्स्ट वीक अर्जुना का, फिर लक्ष्य का, फिर प्रयास का। कि अब अर्जुना के बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि अब भी वो रीस्टार्ट कर सकें, कि अब हम लोग ऐसा क्या कर लें जिससे हमारा आगे का जीवन सुधर जाए। लक्ष्य के बच्चों को कैसे अगले 2 महीने की प्लानिंग करनी चाहिए। प्रयास के बच्चों को किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। अपन स्पेसिफिक पॉइंट्स उठाएंगे और उन पर बातें करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि परसेंटाइल क्या होता है। पेपर इजी या टफ आने से परसेंटाइल पे फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ज्यादा या कम आने से परसेंटाइल पे फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटाइल यह चीज होती है कि आपके शिफ्ट में कितने बच्चों ने एडमिशन दिया और आपने कितने बच्चों से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। अगर आपकी शिफ्ट में 30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और आपने 29,000 बच्चों से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आपकी परसेंटाइल होगी 29,000 बटे 30,000 गुणा 100, यानी कि ये कितने मार्क्स आए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि किसी के ज्यादा मार्क्स आने के बाद भी परसेंटाइल कम आ जाए और किसी के कम मार्क्स आने के बाद भी परसेंटाइल ज्यादा आ जाए। सबसे पहली चीज, पेपर टफ और इजी होने से परसेंटाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको ये कोशिश करनी है कि हमें हमारी शिफ्ट में बेस्ट परफॉर्म करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। दूसरी चीज पर आता हूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप
आपको टारगेट क्या रखना है, तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कॉलेज की किस ब्रांच तक जाना चाहते हैं। जैसे एनआईटी त्रिची के कंप्यूटर साइंस तक आप जाना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1450 रैंक के अंदर आना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 257 कैटेगरी रैंक के अंदर, ओबीसी से हैं तो 434 कैटेगरी रैंक के अंदर, एससी से हैं तो 283 और एसटी से हैं तो 64 कैटेगरी रैंक के अंदर आना होगा। एक पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, सारे कॉलेज के सारे ब्रांच के कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक लिखे हुए हैं, इससे आप आपका टारगेट सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जरूरी चीज, इस शीट को ध्यान से समझो। अगर आपको 99.9 परसेंटाइल लाना है तो आपको क्या रैंक बन जाएगी, या यूं कह दिया जाए कि अगर आप 99.9 परसेंटाइल लेकर आते हैं तो आपकी रैंक क्या बनेगी। अगर आप कॉमन रैंक लिस्ट की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल लाने पर आपकी 1475 रैंक के ऊपर होगी। अगर आप 99 परसेंटाइल लाते हैं तो लगभग आपकी 15,000 रैंक होगी। वहीं पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से स्टूडेंट हैं तो 90 लक्ष्य जेई हिंदी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं सारी चीज़ें दे दूंगा। अगर ये पीडीएफ मैं बैच में ही जहाँ पर आपको ये क्लास मिली है वहीं पे मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलती है तो थोड़ा इंतज़ार करना, मिल जाएगी, है ना। नहीं तो डायरेक्ट मुझसे मांग लेना, मैं पहुँचा दूंगा तुम्हारे तक, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिर से दोहराते हैं अपन, जो बात मैं समझाना चाह रहा था ध्यान से सुनना। अगर हम 99.9 परसेंटाइल लेकर आते हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी 1475 रैंक होगी। अगर आप 99.9 परसेंटाइल लाते हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 200 रैंक होगी। अगर आप 99 परसेंटाइल लेकर 99.9 परसेंटाइल लाते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 318, एससी से हैं तो 49 और एसटी से हैं तो आपकी एसटी कैटेगरी रैंक 4 आ जाएगी। इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी रैंक के लिए आपको कितने परसेंटाइल लानी होगी। यहाँ पर डेटा 93 परसेंटाइल तक का लिया है, बाकी एक शीट मैंने शेयर कर दी है जिसमें मैंने 45 परसेंटाइल तक का लिख दिया है कि 45 परसेंटाइल लाओगे तो आपकी कितनी रैंक बन जाएगी। समझ गए बात को। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज थी वो यह जानना था कि हमको कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा पेपर इजी आया है या टफ आया है। इजी पेपर आता है तो 260 नंबर तक आपको लाने पड़ सकते हैं, वहीं टफ पेपर आता है तो 214 नंबर लाने पर भी आपकी 99.9 परसेंटाइल बन जाएगी। एवरेज बात करें तो 240 नंबर लाने पर आप सेफ साइड रहेंगे 99.9 परसेंटाइल के। तो जनरल कैंडिडेट हैं आप या कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं आप, अगर आप 99.9 परसेंटाइल बनाना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट 99.9 परसेंटाइल का है तो आपको 240 मार्क्स को टारगेट करना चाहिए। 240 मार्क्स लाने पर आप सेफ साइड रहेंगे और 99.9 परसेंटाइल लेकर आ जाएंगे। क्यों जरूरी है 99.9 परसेंटाइल? क्योंकि टॉप कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस में ये चीज लगेगी, ठीक है। अभी आप जहां पर भी हैं वहां से खुद को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप 112 नंबर ला रहे हैं, धीरे धीरे उसको 130 पर ले जाएं, 150 पर ले जाएं। मैं ये बोलता हूं कि ये जो होता है 98 परसेंटाइल वाला, दिस इज स्वीट स्पॉट। 160 एक बहुत अच्छा नंबर होता है, 160 को हम लोगों को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। मंजिल कब आ रहा है? जल्दी ही आएगा। जेईई मेंस 2024 का डेटा था। और एक सबसे जरूरी चीज जो हमने डिस्कस ये की थी कि एनटीए अब पेपर के डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस को कम कर रहा है। जहां जेईई मेंस 2024 में सेम परसेंटाइल के लिए सबसे इजी और सबसे टफ में 74 मार्क्स का डिफरेंस था, वहीं 2025 में सबसे इजी और सबसे टफ के बीच में 47 मार्क्स का ही डिफरेंस था। मतलब हो सकता है कि इस साल आपको सारी शिफ्ट में और सिमिलर टाइप के पेपर देखने को मिले। तो ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि टफ आएगा इजी आएगा, हमें यह बात पे ध्यान देना है कि अपनी शिफ्ट में मुझे सबसे बेहतर परफॉर्म करना है, ठीक है। और एक और चीज जो हमने समझी थी कि भाई जनवरी सेशन इज अ गोल्डन चांस। जनवरी सेशन की अपॉर्चुनिटी आपको फिर से नहीं मिलेगी। अभी भी हमारे पास लगभग 70 दिन बाकी हैं। 21 जनवरी को एग्जाम होना है, आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर से 6 दिसंबर, 6 दिसंबर से 6 जनवरी, और उसके बाद भी 15 दिन बाकी है हमारे पास। 75 डेज
इज मोर देन सफिशियंट। 75 डेज, अगले 75 दिन मुझे हर बच्चा क्लास में चाहिए। आप लक्ष्य के हो, प्रयास के हो, जो लेक्चर, जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसको क्लास में कंप्लीट करो। जो चैप्टर बैकलॉग हो गया है उसको मंजिल सीरीज से कंप्लीट करो। अर्जुना वाले ध्यान से सुन लो, तुम्हें मैंने चैप्टर के लिस्ट बताई है, उसमें 50% चैप्टर 11th के होते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। खास करके अर्जुना वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्य और प्रयास वाले बच्चों से पूछ लो, अगर 11th बर्बाद हो जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारे पास सुनहरा मौका है अपनी 11th को बचाने का। अभी भी बची हुई क्लासेस ईमानदारी से अटेंड करो, मंजिल सीरीज से अपने बैकलॉग पूरा करो और फिर से ट्रैक पर आ जाओ। ये मौका फिर से नहीं मिलने वाला है। लक्ष्य और प्रयास वाले बच्चों, 75 डेज, 2.5 महीना बहुत होता है। हमारे पास देखा जाए तो 50% सिलेबस कवर करने के लिए 30 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के लिए तुम्हारे पास 2.5 दिन है। 2.5 दिन में एक चैप्टर तुम कर सकते हो। मैं 3 सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूं, 2.5 दिन में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर निपटाना है तुम्हारे पास। अगर यूं देखोगे 10 चैप्टर 75 दिन, एक वीक में एक चैप्टर निपटाना है। तुम खुद ईमानदारी से पूछो, क्या एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर तुम नहीं पूरा कर सकते? क्या बड़ी आसानी से कर सकते हो। अरे मंजिल सीरीज आएगी, हर दिन तुम्हारे पास एक चैप्टर को कंप्लीट करने का मौका होगा। मुझे हर बच्चा मंजिल सीरीज में दिखना चाहिए और उससे पहले वहां तो हम लोगों को वो चीजें कवर करनी है जो हमसे छूट गई। लक्ष्य, प्रयास और अर्जुना जो रेगुलर क्लास चल रही है उसमें जाओ और जो करंट चैप्टर है उनको कंप्लीट करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं। लक्ष्य में वेक्टर 3D समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई मिस नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी टॉप 10 के चैप्टर हैं वो तीनों। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी खत्म किया, डेफिनेट इंटीग्रल अभी खत्म किया, एरिया अंडर द कर्व अभी खत्म किया। इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी चल रहे हैं, क्लासेस में जाके क्लास अटेंड करो। प्रयास वाले और अर्जुना वाले बच्चों, तुम तो संभल जाओ अभी भी, नहीं तो फिर बाद में यही बोलोगे कि अब 11th का क्या करें। ठीक है, अब देखो काम की बात पर आता हूं। ये सारी चीजें तो मैं मल्टीपल बार तुम्हें बता चुका हूं। आगे आने वाले सेशंस में सबसे पहली चीज तो ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं कि सर ये आपने बता तो दिया, लेकिन 3D के कौन से टॉपिक पढ़ लें, फिजिक्स के इस चैप्टर के कौन से टॉपिक पढ़ लें, केमिस्ट्री के इस चैप्टर के कौन से टॉपिक पढ़ लें। तो आने वाले सेशंस में मैं आपको टॉपिक वाइज ऐसा डेटा दूंगा कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। आने वाले सेशंस को मिस मत करना, बहुत जरूरी वो सेशंस रहने वाले हैं। देखो बार बार मैं एक ही चीज दोहरा रहा हूं, 1-2 बातें मुझे और भी करनी है कि जेई मेंस का स्कोर केवल NIT तक या IIIT तक या GFTIs तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी न किसी राज्य से तो पढ़ ही रहे हैं, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी स्टेट अपनी एक काउंसलिंग अलग से कंडक्ट करवाता है वहां के टॉप कॉलेजेस के लिए। तो जेई मेंस में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपके लिए NITs IITs के दरवाजे तो खुल ही रहे हैं। आपके राज्य के भी बहुत सारे कॉलेजेस जैसे HBTU जो कानपुर में है, और GL बजाज हो गया, KIET हो गया, ये सब जेई मेंस से नहीं मिलते हैं लेकिन जेई मेंस का स्कोर कंसिडर करते हैं। बिहार के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जेई मेंस का स्कोर कंसीडर करते हैं, वहां 75% का क्राइटेरिया भी नहीं है। राजस्थान के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जेई मेंस की काउंसलिंग से नहीं मिलते हैं लेकिन जेई मेंस के स्कोर से मिलते हैं। तो यह एग्जाम केवल जेई मेंस के लिए हम नहीं दे रहे हैं, हर देश का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जेई मेंस का स्कोर तो कंसीडर कर रहा है और उसको सुधारने का अभी भी मौका है। हर बच्चा जो मुझे आज यहां पे दिखा है वो मुझे क्लासेस में दिखना चाहिए। मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि जो बच्चा मेरे साथ आखिरी क्लास तक बैठा रहेगा वही बच्चा सेलेक्ट होता हुआ भी दिखाई देगा, वही बच्चा मुझे सेलिब्रेशन में भी मिलता हुआ दिखाई देगा। मैंने दोहराया है पहले भी, अभी फिर से दोहरा रहा हूं, मोटिवेशन जो है वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर तुम अगले 75 दिन मुझे देने को तैयार हो कि सर मैं हर दिन आपको देता हूं, हर दिन मैं आपको दिखूंगा, हर दिन मैं आपको क्लास में दिखूंगा, हर मंजिल का लेक्चर मैं आपको अटेंड करता हुआ दिखाई दूंगा, तो फिर कौन रोक सकता है कि
हमारा सिलेक्शन ना हो या जो हमने टारगेट किया है वहां तक ना पहुंचे। अरे तुम कदम तो बढ़ाओ, मैंने तुम्हें दिशा दिखाई है, उसमें आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। आज के लेक्चर के बाद अपना टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए कि मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ताकि मेरे इतने मार्क्स सिक्योर हो जाए, इतनी परसेंटाइल आ जाए, इस कॉलेज की इस ब्रांच तक मैं पहुंच जाऊं। ये सारा डेटा लेकर मैं क्यों आया हूं? क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करना चाहता था। मैं केवल तुम्हें रैंडम मोटिवेशन नहीं देना चाहता था कि उठो भागो, ये सारी बातें नहीं करनी है मुझे। मैंने तुम्हें सच्चाई बताई है और उस सच्चाई को पाने में तुम पूरी तरह से समर्थ हो, ये बात तुम्हें पता है। जरूरत है केवल कंसिस्टेंसी की, सततता की, रोज उठकर काम करने की। अगले 75 दिन, चाहे 11th के हो 12th के हो, 11th वाले बच्चे हो तो 75 दिन में तुम्हारा सिलेबस पूरा होने वाला है। तुम्हें अगर अपने 11th को बचाना है तो हर दिन तुम्हें क्लास आना है। मंजिल अच्छी चीज है, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर उसी चीज को पढ़ा जाए ना जो अभी हमारा छूट गया या बैकलॉग हो गया। जो रेगुलर क्लास में चल रहा है उसको रेगुलर क्लास में कंप्लीट करो। मंजिल से रिवीजन करना है, मंजिल से बैकलॉग क्लियर करना है, मंजिल से हमारे पाप धोने हैं हम लोगों को, है ना। लेकिन उसके लिए नए पाप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारी डेटा शीट मैंने बताई है ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तुम खुद देख सकते हो। ये सारा डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जोसा की वेबसाइट पे तुम जाके देख सकते हो कि कितने मार्क्स पर कितनी क्लोजिंग रैंक पर क्या मिला था। मैंने ऐसा कुछ नया डेटा जनरेट नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम आसान कर दिया है कि तुम एक जगह से सारी चीजें देख पाओ। एक बार देखो, टारगेट सेट करो, फिर इनको बंद कर देना और अपनी कॉपी किताब लेके चालू हो जाना। क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि सर अगले 75 दिन हम बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे? एक बार फटाफट से अगर वादा करते हो तो थम्स अप कर दो, आग लगा दो यहां पे। पता चलना चाहिए कि सर ये जो आग आज जली है इसको हम बुझने नहीं देंगे, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, ये 75 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 76वें दिन क्या होगा इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 75 डेज, ये 75 दिन अगर तुमने मेहनत कर ली, आगे देखो एक बहुत अच्छी चीज है कि जब हम किसी पहाड़ की चोटी को पार कर लेते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वो पहाड़ तो दिक्कत था ही नहीं, दिक्कत बाधा तो हमारे मन में थी, भय तो हमारे मन में था। कभी भी पहाड़ जो होता है ना वो बाधा नहीं होता है, बाधा हमारे मन में होती है। और वो हमें तभी रियलाइज होती है जब हम उस पहाड़ पर फतह पा लेते हैं, उस चोटी पर चढ़ जाते हैं। जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, जिस दिन तुम ये 75 दिन की मेहनत को सफल होता हुआ देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो कुछ था ही नहीं। मैं तो अपने दिमाग का भय बनाकर बैठा हुआ था कि मुझसे कैसे होगा, मैं अब कैसे करूंगा, मेरा इतना छूट गया है। अरे भाई, तुमसे लेस डिजर्विंग लोग, तुमसे लेस रिसोर्सफुल लोग, जिनके पास तुमसे कम सुविधाएं हैं, तुमसे कम दिमाग है, तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि तुमसे कम दिमाग वाले बच्चे अच्छा स्कोर कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। शुरू करना जरूरी है, सतत रहना जरूरी है। टैलेंटेड होना अपनी जगह है, स्किल डेवलप करना अपनी जगह है। टैलेंटेड होना नेचुरल चीज होती है, अपने हाथ में नहीं होता है। स्किल डेवलप करना अपने हाथ में होता है, ठीक है। तो आज की इस सेशन का पर्पस यही था कि मैं तुम्हें थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू करवाऊं। आगे आने वाले सेशंस अलग अलग बैच के रहेंगे, अलग अलग बैच की जो अलग अलग समस्याएं हैं उनसे हम डील करेंगे। बहुत सारा डेटा भी मैं लेकर आऊँगा और थोड़ा सा हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं आप मुझ तक पहुँचाओ, मैं उनका निवारण करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम अब धीरे धीरे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक शायद मैं अर्जुना वालों से मिलूंगा, उसके नेक्स्ट वीक लक्ष्य वाले बच्चों से मिलूंगा, उसके नेक्स्ट वीक प्रयास वाले बच्चों से मिलूंगा। अगर ये पीडीएफ आप तक नहीं पहुंचती है तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो अपने टेलीग्राम चैनल्स हैं उस पर भी मैं भेज दूंगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप मेरे हिसाब से ये सेशन आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर सेशन यूज़फुल लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, और ये भी बताइएगा कि इस टाइप की और चीज़ें मिल जाएं या ये हमारी ज़रूरतें हैं, हम जल्दी से जल्दी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ कि जाने का तो देखो मन हो नहीं रहा है, मन तो कर रहा है कि और बातें करते रहें, मंजिल से रिलेटेड और भी बातें बताई जाएंगी, लेकिन देखो बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग सुबह से क्लासेस कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा अब हम लोग वैसे भी हर वीक मिलने ही वाले हैं और थोड़ा सा जान पहचान एक दूसरे से बढ़ाएंगे। जितनी ज़्यादा हो सके आपकी दिक्कतों को, आपकी परेशानियों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी शंकाएं हैं, जिनका भी आप समाधान चाहते हैं, वो मुझ तक पहुंचाओ। मैं ऐसे ही सेशंस के माध्यम से या और किसी माध्यम से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा और आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी बेटा पढ़ते रहो, हम लोग यहीं हैं आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको निर्देश देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन मेहनत आपको करनी है, जब जागो तभी सवेरा, आज ही से लगेंगे, आज ही से करेंगे और पहुंच के रहेंगे वहां तक, है ना। मुझे हर एक बच्चा जो आज यहाँ पर आया है, जो अभी तक रुका है, वो सिलेक्शन होते हुए दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन उसके लिए करना आपको पड़ेगा। काश मेरे करने से कुछ हो जाता तो मैं करता, और जो मेरे बस में है वो मैं सारी चीज़ें करूँगा। मैं ऐसे विषय के साथ साथ सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ऐसी और भी जानकारी आपको देता रहूँगा जिससे आप स्मार्टली प्लान कर पाएँ, स्मार्टली पढ़ाई कर पाएँ, जुगाड़ू बन पाएँ, एग्ज़ाम देना सीख पाएँ। आगे आने वाले सेशंस में हम ये सारी बातें करेंगे कि कैसे सिली मिस्टेक्स अवॉइड की जाती हैं, एग्ज़ाम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले क्या करना चाहिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, 11वीं के बच्चे अब कैसे वापस शुरू कर सकते हैं, लक्ष्य वाले बच्चों को 11वीं अगले 75 दिन में किस तरह से प्लान करनी चाहिए, ड्रॉपर वाले बच्चों के पास जेईई एडवांस का लास्ट अटेम्प्ट होता है तो उन्हें क्या कर लेना चाहिए, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां 75% की ज़रूरत नहीं होती है, कौन से और ऐसे एग्ज़ाम हैं जहां पर हिंदी माध्यम का बच्चा भी परीक्षा दे सकता है। ऐसे अनेक सवाल और उनके जवाब लेकर मैं आप तक आता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए मैं आप सभी लोगों से आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो ये बातें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा, है ना। धीरे धीरे हम लोगों की जान पहचान हो जाएगी और थोड़ी सी और दोस्ती बढ़ जाएगी तो ये गलतियां भी कम हो जाएंगी। चलिए आज के लिए यहीं पे रोकते हैं सभा को। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, इसी तरह से मिलते रहेंगे, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते रहेंगे और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में छोटा ही सही लेकिन कदम बढ़ाते रहेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे चलते चलते।